हेलो दोस्तों, बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट गुरुजी के ऊपर। जी हाँ, गवर्नमेंट गुरुजी जिसका नाम तो आपने सुना ही है। और हमारे यूट्यूब चैनल का मुख्य उद्देश्य सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को भारत सरकार के द्वारा चलाए गए विभिन्न योजनाओं, नीतियों, निर्देशों के बारे में जानकारी देना है, जागरूक करना है, जिससे कि वह समय पर सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकें और अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक बन सके। जी हाँ, तो आज की कड़ी में हमने जो विषय चुना है वह सबसे भिन्न है। और चूंकि आने वाले मंगलवार को हम 72वां गणतंत्र दिवस समारोह को मना रहे हैं, इस वजह से आज जो हमने विषय का चयन किया है वह CAPF आयुष्मान। जी हाँ दोस्तों, आज 23 जनवरी 2021 को हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों अर्थात CAPF के लिए एक आयुष्मान और हेल्थ स्कीम का उद्घाटन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे सभी CAPF के जो कर्तव्य में तैनात जवान हैं, जो सेवा में तत्पर हैं, उनको और उनके जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनको चिकित्सीय सहायता प्रदान करना है। जी हाँ, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये CAPF क्या चीज़ है। तो दोस्तों, अब मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा CAPF की ओर। जी हाँ, CAPF का वैसे मूल नाम सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स अर्थात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इस संगठन के अंदर कुल 7 बलों को शामिल किया गया है, जिसमें क्रमानुसार मैं आपको बताना चाहूँगा CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB, असम राइफल एवं NSG इत्यादि शामिल हैं। और ये सभी संगठन जो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थान पर अपने अपने कर्तव्य को निभाते हैं और आए दिन आपकी मुलाकात इन जवानों से भी होती रहती होगी। और अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो CAPF का एक मतलब यह भी हो सकता है कि कंप्लीट आर्मर्ड प्रोटेक्शन फॉर इंडिया, यानी कि भारत में, पूरे भारत में कहीं पर भी आप किसी भी स्थान पर आप जाएंगे तो आपको CAPF का कोई न कोई जवान जरूर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, CAPF आज के परिवेश में भारत की अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय सीमाओं के साथ साथ चुनाव कर्तव्य, भारत की आंतरिक सुरक्षा और अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा, राष्ट्रीय संपत्ति की संरक्षण एवं सुरक्षा के साथ साथ भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले प्रमुख औद्योगिक संस्थानों जैसे NTPC, NHPC, ONGC इत्यादि में सुचारू कार्य और उत्पादन हेतु अपनी ईमानदारी, कर्मठता के साथ साथ पूरे दिलो जान से सुरक्षा करने में तत्पर है। और CAPF आज के वर्तमान परिवेश में केवल सरकारी उपक्रमों में ही नहीं बल्कि भारत के कई प्राइवेट संस्थानों में भी अपनी सुरक्षाओं को प्रदान कर रहा है, जिसमें प्रमुख है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा और इन्फोसिस इत्यादि। जैसा कि हम आए दिन समाचारों में देखते हैं कि प्रत्येक कोई न कोई जवान ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाता है और वीरों की सूची में एक और नाम जोड़ देता है। फिर उस परिवार का कोई न कोई सदस्य फिर से भारत माता की सेवा में बिना देर किए शामिल हो जाता है। और ऐसे शहीदों के परिवारों को मैं अपने हार्दिक नमन और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और दोस्तों, कर्तव्य पे तैनात सभी पुलिस बलों को उनकी ईमानदारी, कर्मठता एवं कठिन परिश्रम से कर्तव्य के निर्वहन हेतु अपना बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही कुछ पंक्तियों जो हमारे भारत के हर घर से निकली हैं उनको प्रस्तुत करना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, माँ मुझे सैनिक बना दो, आज न सुनना चाहता हूँ मैं परियों की कहानी, आज मुझसे मत कहो माँ एक था राजा एक थी रानी, वीर राणा की सिवा की शक्ति तुम मुझ में जगा दो, माँ मुझे तुम सैनिक बना दो। जो उठाए भूल कर भी आंख मेरी मातृभूमि पर, जो उठाए भूल कर भी
आंख मेरी मातृभूमि पर, जो बढ़ाए भूल कर भी पैर वीरों के प्रसू पर, मैं उड़ा दूं शीश उसका, माँ मुझे कौशल सिखा दो, माँ मुझे सैनिक बना दो, माँ मुझे सैनिक बना दो। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले मंगलवार को हम 72वें गणतंत्र दिवस समारोह को मना रहे हैं और इस पावन पर्व पर मैं अपने YouTube चैनल की ओर से सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं उनके परिवारों के साथ साथ सभी श्रोतागणों को जो हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं और जहां तक मेरी आवाज जा रही है उन सभी श्रोताओं को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ ही मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी एक घर एक शहीद की आज 26 जनवरी से पहल करें। और इस पहल में हमें करना यह होगा कि हम अपने गृह निवास यानी कि जहां हम रह रहे हैं उसके नजदीकी जो भी किसी शहीद की परिवार की फैमिली उनके सदस्य रहते हैं उनके घर जाना है और उनको हार्दिक बधाई देनी है, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। और हो सके तो आप प्रत्येक आने वाले भविष्य के जो त्योहार हैं उनके साथ सेलिब्रेट करें, उनके साथ उत्सव को मनाएं, जिससे उनको अपने पुत्र, अपने पत्नी, उनके पिता की कमी महसूस ना हो और वह इस तरीके से देश की सेवा में लगे रहें। जी हाँ दोस्तों, तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप आने वाली 26 जनवरी से इसकी पहल का जरूर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद। और अब आगे चलते हैं विषय की ओर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आयुष्मान भारत के संकल्प का विस्तार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हर जवान और उसके परिवार को उत्तम उपचार की पंक्ति को सार्थक करते हुए आज दिनांक 23 जनवरी 2021 को माननीय गृह मंत्री महोदय श्री अमित भाई जी के द्वारा भारतीय इतिहास में नया अध्याय जोड़ते हुए और डिजिटल इंडिया के लिए एक नया नींव का पत्थर रखते हुए सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर गुवाहाटी आसाम से सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों अर्थात सीएपीएफ के सदस्यों और उनके परिवारों के लिए सीएपीएफ आयुष्मान योजना का शुभारंभ किया गया है। इस शुभारंभ के साथ एक नया अध्याय शुरू हो गया है और इस योजना का लाभ हमारे सीएपीएफ के लगभग 9,28,228 जवानों और उनसे संबंधित उनके परिवार के सदस्यों जिनकी संख्या लगभग 37 लाख के आसपास है उनको दिया जाएगा। यह लाभ देने के लिए इस योजना का क्रियान्वयन एक चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिसमें एक एक चरण में अलग अलग फेस में सभी उनके परिवारों को और बल सदस्यों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। और दोस्तों, यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल इंडिया के माध्यम से होगी, जिसमें जो जवानों के लिए कार्ड बनाए जाएंगे वो भी पूरी तरह से डिजिटल होंगे। जवान जब ओपीडी के लिए जाएगा उसमें भी सारा रिकॉर्ड डिजिटल होगा और आईपीडी में रहेगा उसका भी सारा रिकॉर्ड डिजिटल होगा। और दोस्तों, जो वो टेस्ट करवाएगा उसकी जो पिछली हिस्ट्री रहेगी, उसने कब कब दिखाया, इस तरीके से जितनी भी जानकारी है वो सभी डिजिटल तरीके से डिजिटल इंडिया के सर्वर में सेव रहेगी, जिसको आप कभी भी एक्सेस करके उसकी जानकारी को निकाल सकते हैं। और दोस्तों, आज के विषय में हम चर्चा करेंगे कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए किसी भी सीएपीएफ मेंबर को, सक्रिय जवान जो कि तैनात हो ड्यूटी पर, उसको क्या करना होगा और कौन कौन से जवान इसके लिए पात्र होंगे और इलाज के लिए उन्हें कहां कहां जाना होगा और क्या उनके परिवारों को इसमें कुछ पैसा भी डोनेट करना होगा या ये सेवा पूरी तरह से मुफ्त है। इस प्रकार की सभी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में यह वीडियो शेयर करें और इसी तरीके की जानकारी आगे भविष्य में देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो इस तरीके की जानकारी आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे।
और दोस्तों साथ ही मैं सभी जवानों से, उनके सदस्यों से और सभी श्रोताओं से ये अनुरोध करूंगा कि वह सोते हुए को मरा हुआ न समझे। मतलब मेरा इशारा कोरोना वायरस की तरफ है। वह मास्क लगाएं, हाथ को लगातार अलग अलग समय पर धोते रहें, 2 गज की दूरी का पालन करें और सरकार के निर्देशों को पूरी तरह से माने ताकि यह काली रात जल्दी से खत्म हो जाए। और अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा विषय की ओर। आयुष्मान CAPF योजना सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अर्थात CAPF के वो 7 संगठन जिसमें आसाम राइफल, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG और SSB को शामिल किया गया है। उनके लिए यह एक पायलट प्रोजेक्ट गृह मंत्रालय और NHA अर्थात नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा बनाई गई एक साझा और नगद रहित स्कीम हेल्थ स्कीम है। इस हेल्थ स्कीम के अंतर्गत CAPF के सभी वर्तमान जो सेवा में कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जो सेवारत कर्मचारी हैं और उनके जो परिवार के सदस्य हैं जो उनके ऊपर आश्रित हैं, उनके लिए तैयार की गई है। दोस्तों यह योजना चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी, जिसका पहला चरण आज अर्थात दिनांक 23/1/2021 को माननीय गृह मंत्री के द्वारा आसाम से शुरू कर दिया गया है। और चूंकि यह स्कीम पूरी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी तो इसके लिए एक वेबसाइट का भी निर्माण किया गया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वो साइट में जाके एक्सेस कर सकते हैं और इस योजना से संबंधित और भी जानकारी और आपको कार्ड कैसे बनाना है, कब बनाना है, कार्ड अगर गुम जाए तो कहाँ से मिलेगा, और आपको अगर अपने परिवार के सदस्यों के लिए कार्ड बनवाना है तो कैसे बनाएंगे, और इस तरह की कई अन्य जानकारी उस साइट पर तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि चूंकि यह योजना अभी स्टार्ट हुई है, इसलिए इस योजना से संबंधित कोई भी कार्यालय ज्ञापन, कोई भी लेटर हमारे पास उपलब्ध नहीं है और न ही मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो जैसे ही इसके संबंधित गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की जाएगी, तुरंत हम उसको YouTube में आपके लिए उस पर चर्चा करेंगे और आपसे उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है आपको प्रदान करेंगे। तो अब आगे बात करते हैं दूसरे बिंदु की तरफ। द कन्वर्जेंस बिटवीन आयुष्मान भारत एंड CAPF is a first of its kind initiative leveraging strength of existing robots IT framework, access to the network of the various private hospitals and portability of the services across the country। तो दोस्तों जैसा कि अभी तक हम CGHS जो केंद्रीय स्वास्थ्य योजना है उसके अंतर्गत केवल उन्हीं चिकित्सालयों में अपने परिवार के सदस्यों का इलाज करवा पा रहे थे जो कि केवल CGHS पैनल में उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों इस योजना में ऐसा नहीं है। इसमें आप भारत के किसी भी अस्पताल, जिसमें प्राइवेट अस्पताल भी शामिल है, जहां पर आयुष्मान भारत की योजना चलाई जा रही है, वहां पर आप जाकर के कैशलेस तरीके से अपना और अपने परिवार के सदस्यों को दिखा सकते हैं, उनका चिकित्सीय लाभ ले सकते हैं। अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं। दिस इनिशिएटिव विल हेल्प in moving away from the paper-based manual process for availing healthcare between the CAPF personnel and their families to a paperless service at the NHS IT platform। जी हाँ दोस्तों, यह प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस है और कैशलेस है। इसमें आपको NHA अर्थात नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो भारतीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, उनके IT प्रोफेशनल के द्वारा बनाई गई साइट में आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना है और उसके अंदर आपको सारी जानकारी आपको हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। और आगे चलते हैं। इन एडिशन ए 24/7 कॉल सेंटर, ऑनलाइन ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम, फ्रॉड एंड अब्यूज कंट्रोल सिस्टम एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड आर अदर की फीचर्स ऑफ दिस स्कीम। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
यह योजना पहले की तरह नहीं है। इसमें एक पूरा शिकायत पंजीकरण प्रणाली रखी गई है, जिसमें आप 24 घंटे मात्र एक फ़ोन करने से आप अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसमें आप अगर 24/7 कभी भी आप कॉल करेंगे और कॉल अगर आपका नहीं पिक होने की स्थिति में आप उसमें ऑनलाइन जा करके उस साइट पर जा करके अपनी संबंधित शिकायत को भी लॉन्च कर सकते हैं। और दोस्तों, वो साइट में सारा कैशलेस और डिजिटल इंडिया के माध्यम से होने के कारण उसमें फ्रॉड और अब्यूज के सिस्टम खत्म हो गए हैं और उसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग इत्यादि की सुविधाएं भी दी गई है। रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसे कि कुल कितने एक्टिव सीएपीएफ पर्सनल हैं, अभी तक कुल कितने एक्टिव पर्सनल ने इसमें सेवा ली है, कितने उनके सदस्यों ने इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है, किस हॉस्पिटल में लिया है, इस तरह की जो जानकारी है वो आपको उस साइट पर रियल टाइम यानी हमेशा सामने दिखती रहेगी। और अब आगे बात करते हैं। टू बी लॉन्च्ड ऑन 23 जनवरी 21 इन आसाम इन द आयुष्मान CAPF स्कीम विल इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री इन ए फेज मैनर। तो दोस्तों, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आज दिनांक 23 जनवरी 2021 को हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई जी के द्वारा यह योजना का शुभारंभ किया जा चुका है, जो कि CRPF के ग्रुप सेंटर आसाम से किया गया है और इसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिसके पहले फेज का शुभारंभ हो गया है और आने वाले समय में इसको धीरे धीरे करके पूरे भारत में लागू होगा। अगर पात्रता की बात की जाए तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि भारतीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले 7 केंद्रीय सशस्त्र बलों को इसमें शामिल किया गया है और उन सशस्त्र बलों में जो वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी हैं वही बल सदस्य इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं और उनके जो आश्रित हैं वो सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आसाम राइफल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल अर्थात SSB, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG और अंतिम में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस अर्थात ITBP को इस स्कीम में शामिल किया गया है। और अगर चर्चा की जाए इनकी विशेषताओं की कि इस स्कीम के अंदर आपको क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, तो सबसे पहला है कम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ OPD, IPD एंड फॉलोस। मतलब कि आप एक बार जब OPD में अपना नाम रिकॉर्ड दर्ज कराएंगे, IPD में दर्ज कराएंगे, तो आप उससे संबंधित जो पिछला उसका विवरण होगा उसकी जानकारी भी फॉलो अप कर सकते हैं। आगे कैशलेस ट्रीटमेंट एट इंफर्नल प्राइवेट हॉस्पिटल्स, यानी कि कुछ इसमें जो प्राइवेट अस्पताल है उसमें भी आपको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध रहेगी, वो भी नगद रहित। और पोर्टेबिलिटी टू इंश्योर एक्सेस टू हेल्थ सर्विस अक्रॉस द कंट्री, और इसमें आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। पेपरलेस टू इंश्योर एज ऑफ कन्वीनियंस, यानी कि बिना किसी कागज को आपको सबमिट किए इस सुविधा का प्रदान किया जाएगा। डेडिकेटेड कॉल सेंटर फॉर सपोर्ट एंड ग्रीवांस रेडिएशन, जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि इसमें आपको 24/7 सुविधा कॉल सेंटर की उपलब्ध होगी और वो आपके कॉल ना उठाने पर आप उसमें ऑनलाइन जाकर के भी अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। वेल डिफाइंड सेट टू द हेल्थ बेनिफिट्स पैकेज, और इसमें आपको बहुत सारे कई अन्य जो स्वास्थ्य से संबंधित पैकेजें हैं उनकी सुविधा भी प्रदान की जाएगी। पैन इंडिया एक्सपेंशन ऑफ द स्कीम विल बी डन इन द फेज्ड मैनर, इसके बारे में भी आपको मैं पहले जानकारी दे चुका हूं कि ये जो स्कीम है ये फेज्ड यानी कि चरणबद्ध तरीके से पूरे भारतवर्ष में लागू की जाएगी और जल्द ही संपूर्ण भारत में इसका विस्तार हो जाएगा और इस सुविधा का आप और आपके परिवार के सदस्य पूरी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, ये स्कीम क्या है, इसके लिए कौन कौन से बल पात्र हैं और इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर चलते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसमें सबसे पहला क्रम है उसके अंतर्गत आपको सबसे पहले अपना और आपके परिवार का, जो आपके ऊपर आश्रित है, उन परिवार के सदस्यों का आयुष्मान CAPF कार्ड बनवाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले बिंदु की चर्चा करते हैं। बेनिफिशियरी
may collect the Ayushman CAPF e-card by the respective forces. The card may be activated at the empaneled private hospital post authentication using copy of Force ID and Aadhaar of the government approved photo ID. तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जितनी भी प्रक्रिया है ये सारी डिजिटल इंडिया के माध्यम से होगी और इसके लिए सबसे पहले आपको आयुष्मान कार्ड CAPF बनवाना होगा, जिसके लिए आपको अपने जो संबंधित बल है उसको अप्रोच करना होगा। और जैसा कि सभी बलों में वर्तमान में फ़ोटो लेने की और जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आने वाले जल्दी समय में सभी बल सदस्यों का कार्ड भी तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, वो कार्ड लेने के बाद आपको जिस अस्पताल में दिखाना है, इलाज करवाना है, वहाँ आपको जाना होगा। वहाँ जाने के बाद वो सारे अस्पताल आयुष्मान CAPF के पोर्टल से लिंक होंगे, जहाँ पर आपके जो आयुष्मान CAPF कार्ड होगा उस ID के आधार पर आपका आधार नंबर से ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। ऑथेंटिकेशन अप्रूव होने के बाद आप वहां पर अपना नियमित उपचार करवा सकते हैं। और आगे देखते हैं। अल्टरनेटिवली आयुष्मान CAPF ई कार्ड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र स्टेशन एट द PMJY empaneled प्राइवेट हॉस्पिटल अपॉन द प्रेजेंटिंग द अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों, यदि मान लीजिए कि आप अपने कर्तव्य स्थल से काफ़ी दूर रहते हैं और आप किसी कारणवश उस कार्ड को जो है अपने कार्यालय से जारी नहीं करवा पाए हैं, तो उस स्थिति में आपके पास दूसरा विकल्प यह रहेगा कि आप ऐसे चिकित्सालय, ऐसे बड़े बड़े मल्टी हॉस्पिटल जहां पर PMAM अर्थात प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र को स्थापित किया गया है, वहां पर जाकर के ऊपर दर्शाए गए जो आपके दस्तावेज हैं उनको अगर आप जो है वहां प्रस्तुत करेंगे तो वो भी आपका आयुष्मान CAPF कार्ड आपको जारी कर सकते हैं और जिसके बाद आप अपना इलाज को जारी कर सकते हैं। और अब यहाँ चर्चा करते हैं अगले स्टेप की ओर, जिसमें आपको मैं जानकारी दूंगा कि इस कैशलेस मेडिकल का ट्रीटमेंट आप कैसे करवाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं, द बेनिफिशियरी में अवेल कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट एट CAPF और गवर्नमेंट ऑन फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट एट एज पर द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस। तो दोस्तों, जैसा कि भारत सरकार के द्वारा जो वर्तमान में प्रचलित जो निर्देश जारी किए गए हैं चिकित्सा संबंधी, उनके आधार पर आप किसी भी CAPF हॉस्पिटल या फिर सरकारी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिना किसी पैसे के आप इलाज करवा सकते हैं, जैसा कि आप वर्तमान में करवा रहे हैं। और आगे CAPF और गवर्नमेंट ऑन फैसिलिटी में रेफर द बेनिफिशियरी to the empaneled private hospital where beneficiary may avail cashless medical treatment by the registering at the hospital using the activated Ayushman CAPF card। तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि बल के द्वारा आपको एक CAPF आयुष्मान कार्ड जारी किया जाएगा और जब आपको उस प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाना है तो आप अपने संबंधित CAPF या फिर गवर्नमेंट बॉडी हॉस्पिटल से आप उसको रेफर करवाएंगे और रेफर करवाने के बाद आप उस प्राइवेट हॉस्पिटल से उसका इलाज आगे जारी कर सकते हैं आयुष्मान कार्ड के आधार पर। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं कि जो हम इलाज करवाएंगे उनकी बिलों की प्रतिपूर्ति हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ पेड मेडिकल ट्रीटमेंट की, यानी कि यदि मान लीजिए आप किसी अस्पताल में, चाहे वो CAPF का हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो आयुष्मान भारत के पैनल में हो, उसमें अगर आप अपना कोई जांच करवाते हैं, कोई आप टेस्ट करवाते हैं, कोई किसी तरीके का मेडिसिन लेते हैं, इस तरीके की अगर सुविधा लेते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पे नगद भुगतान करना होगा या आप कहें तो डिजिटल पेमेंट करना होगा। डिजिटल पेमेंट करने के बाद आपको उसके रिम्बर्समेंट के लिए, उसके प्रतिपूर्ति के लिए अगला स्टेप ये करना होगा कि आयुष्मान भारत की जो साइट है, जो CAPF आयुष्मान के नाम से तैयार की गई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर के भी आप उसमें लेटेस्ट जानकारी और क्लेम करने के तरीके के बारे में भी जान सकते हैं। तो वहां पे आपको जाके साइट में रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर करने के लिए आपको आयुष्मान CAPF ID होना बहुत ज़रूरी है और जिसके बनने के बाद ही आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं और अपने बिलों को प्रतिपूर्ति के लिए अग्रिम कार्रवाई कर सकते हैं।
और इसके तहत आपको सभी प्रिस्क्रिप्शन, इनवॉइसेस और इस तरह के जो बिल होंगे, जो रेफरल होगा डॉक्टर के द्वारा किया गया होगा, उन सभी को इस पोर्टल में अपलोड करना होगा। अपलोड करने के कुछ दिनों बाद जैसे ही वो आपके कागज वेरीफाई हो जाएंगे तो आपके खाते में डिजिटल माध्यम से यूपीआई के थ्रू वो जो एप्लीकेबल रेट्स होंगे, जो नियमित दर होंगी, उनके आधार पर आपकी जो प्रतिपूर्ति राशि होगी वो आपके खाते में जमा कर दी जाएगी। दोस्तों, और इस स्कीम के संबंध में आपके दिमाग में कई सवाल घूम रहे होंगे, तो उनका जवाब अब आपको मिलने वाला है। तो वीडियो में कहीं मत जाइए और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए, सबसे पहला जो सवाल, जो एफएक्यू है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला एफएक्यू, व्हाट इज द आयुष्मान सीएपीएफ। तो दोस्तों, इस योजना के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यह आईएचए, इंडियन हेल्थ अथॉरिटी और एमएचए के द्वारा बनाए गए साझा अभियान है और जो कि पूर्णतः डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है। और आगे बात करते हैं, व्हेन इज द आयुष्मान सीएपीएफ लॉन्च। आयुष्मान सीएपीएफ हैज बीन लॉन्च इन असम ऑन 23 January. The scheme will roll out across the country in the phased manner. After the Plan India roll out the scheme, the benefit under the scheme can be availed across the all hospitals implemented with the CGHS and PMJY in the country. तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि आज यानी कि 23 जनवरी 2021 को माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई जी मोदी और अमित शाह जी, यानी कि दोनों लोगों का जो ये साझा अभियान है, इसके तहत इस योजना का शुभारंभ सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर आसाम से जारी किया जा चुका है और जो कि चरणबद्ध तरीके से पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। और तीसरे बिंदु की तरफ नजर डालें तो हु कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। तो इस स्कीम के बारे में जो हमारे एमएचए के अंतर्गत 7 फोर्सेज हैं, जो 7 बल हैं सीएपीएफ के ग्रुप में, उनको इसकी सुविधा मिलेगी, जिसमें मुख्य है एआर, बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीएसएफ, एनएसजी और अंतिम में आईटीबीपी। और दोस्तों, हम किन किन अस्पतालों में जाके अपना इलाज करा सकते हैं, तो इसके बारे में जानकारी देखिए। You can avail the healthcare services at the following types of hospital under this scheme. CAPF और गवर्नमेंट owned facilities, मतलब कि CAPF और जितने भी सरकारी सुविधाएं हैं वहां पर जाकर के आप इलाज करवा सकते हैं। प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज इम्फेलेड अंडर द PMJY, यानी कि प्रधानमंत्री जन आयुष्मान योजना के अंतर्गत जितने भी अस्पताल हैं वहां पर भी आप इलाज करवा सकते हैं। CGHS के अंदर जितने भी अस्पताल है वहां पे रेफर करा के आप इलाज करवा सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल नॉट इम्पैनल्ड अंडर द CGHS और PMJY इन केस एनी इमरजेंसी। दोस्तों, यदि आप किसी ऐसी जगह के रहने वाले हैं जहां पर चिकित्सीय सुविधा इतनी अच्छी नहीं है और CGHS के और PMJY के हॉस्पिटल इम्पैनल हॉस्पिटल भी नहीं है, तो उस कंडीशन में आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करवा करके या इमरजेंसी में बिना रेफर के आप इलाज करवा के आप इमरजेंसी सर्टिफिकेट के साथ में बिल क्लेम करवा सकते हैं। और दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा अस्पताल पैनल में है, कौन सा नहीं है। तो इसके लिए लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां क्लिक करेंगे तो आपको सभी इम्पैनल हॉस्पिटल की लिस्ट आसानी से मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसकी जानकारी ले सकते हैं। और अब आपको जानकारी देना चाहूँगा आयुष्मान CAPF कार्ड के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम आयुष्मान कार्ड कहां से प्राप्त करें, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। आयुष्मान CAPF कार्ड विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल बेनिफिशियरी एट देयर रेस्पेक्टिव फोर्स ऑब्लिक यूनिट्स। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो आयुष्मान CAPF कार्ड है वो आपको जिस बल में आप कार्यरत हैं उसके द्वारा जारी किया जाएगा। और इन केस अगर आपको वहां से नहीं मिल पाता है तो आप ऐसे चिकित्सालय जहां पर CAPF आयुष्मान के काउंटर बनाए जाएंगे या जो प्रधानमंत्री आयुष योजना के अंतर्गत जो उनके सहायता कर्मी होंगे उनसे भी आप संबंधित दस्तावेज दे करके उस कार्ड को ले सकते हैं। व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट आई डू नीड प्रोसीड टू द गेट ई कार्ड इम्पैनल्ड हॉस्पिटल। तो देखिए, इसमें जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आप हॉस्पिटल से लेना चाहते हैं उसके लिए आप क्या करना होगा। सर्विंग CAPF or their dependent would be required to submit the copy of the force ID along with the any government approved photo ID, Aadhaar card for insurance of the CAPF e-Aadhaar card at the
हॉस्पिटल। दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको अपनी फोर्स आईडी की जीरोक्स आपको देनी होगी और उसके साथ साथ आपको एक फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड इत्यादि आपको भी वहाँ दिखाना पड़ेगा। और आगे हाउ कैन आई गेट माई आयुष्मान कार्ड एक्टिवेटेड। अब हमको जो कार्ड मिलेगा उसको हम एक्टिवेट कैसे करें। दोस्तों नजर डालिए, द आयुष्मान CAPF ई कार्ड ऑब्टेन फ्रॉम द इम्पैनल हॉस्पिटल is activated by default. However, the physical card would be need to be activated at the final private hospital using a copy of Force ID and Aadhaar और गवर्नमेंट अप्रूव्ड फोटो आईडी। तो दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा ही आपका कार्ड बनेगा और आप किसी भी हॉस्पिटल में दिखाने जाएंगे तो वो डिफ़ॉल्ट यानी अपने आप स्वतः ही एक्टिवेट हो जाएगा। और यदि मान लीजिए आपका कार्ड मैनुअल बना है और आपका कार्ड एक्टिवेट नहीं है तो उस कंडीशन में आप जब अस्पताल में जाएंगे तो आप अपने आधार कार्ड को या किसी गवर्नमेंट अप्रूव आईडी को दिखा करके देख करके आप उसको एक्टिवेट करा सकते हैं। और यहाँ आपके कार्ड से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने CAPF आयुष्मान कार्ड बनवाया और आपके कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि कोई जानकारी यदि गलत है तो आप उस स्थिति में क्या करें। तो दोस्तों इसके लिए आपको सीधा अपने जो संबंधित बल है वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना होगा और जो आपके प्राधिकारी अधिकारी हैं उनको इस बारे में सूचित करना होगा कि वह उस कार्ड में नाम को बदलवाने से संबंधित जितनी भी फॉर्मेलिटी करें और उसको करेक्ट कराया जाए। इसके लिए आपको संबंधित अस्पताल में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। और अब अगले बिंदु की तरफ, यदि मान लीजिए आपका आयुष्मान CAPF कार्ड गुम हो जाता है तो उस स्थिति में क्या करें। तो दोस्तों ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी अस्पताल में जाकर के जो कि PMJAY के अंतर्गत आता है वहाँ पर जाकर के आप आसानी से अपना ई आयुष्मान कार्ड जनरेट करवा सकते हैं और उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो संबंधित जो चिकित्सालय हैं, जो अस्पताल है, उनकी लिस्ट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जा करके उन अस्पतालों की लिस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों अब महत्वपूर्ण प्रश्न एक आ गया है कि यदि मान लीजिए आप अपने बल को छोड़ करके किसी और जगह नौकरी के लिए जाते हैं, किसी और बल में शामिल होते हैं या आपका राज्य बदलता है, तो क्या आपको ये कार्ड में हर बार बदलवाना पड़ेगा। तो दोस्तों नहीं, आपको इसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप सेवा में रहेंगे, चाहे आप किसी राज्य में रहें, किसी भी आप जिले में रहें, वहाँ पर आपको इस कार्ड को बदलवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये कार्ड पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में आपका काम करेगा। और अब आगे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग द न्यू बॉर्न बेबी और न्यूली वेडेड स्पाउस इन द बेनिफिशियरी डाटाबेस। दोस्तों जैसा कि हमारे बल में कुछ ऐसे बल सदस्य हैं जो नए नए भर्ती हो गए हैं और उसके बाद में उन्होंने शादी की है, तो वो अपने बच्चों को या अपने जो उनकी पत्नी है या उनके परिवार के अन्य सदस्यों का अगर नाम जुड़वाना चाहते हैं तो वो क्या करें। तो दोस्तों इसके लिए बहुत आसान है। इसमें आपको क्या करना होगा कि फैमिली मेंबर विल बी एडेड अपडेटेड इन द बेनिफिशियरी डाटाबेस बाय द रिस्पेक्टिव फोर्स। तो जिस तरीके से आपको कोई करेक्शन के लिए, नाम चेंज करवाने के लिए अपने बल में रिपोर्ट करना था, उस तरीके से आप बल में जहां से कार्ड बना है वहां जाकर के आप उसमें अपने परिवार के सदस्य के डाटाबेस को जुड़वा सकते हैं और जुड़वाने के उपरांत आप उसकी फोटो इत्यादि डाटा देने के बाद उसका CAPF आयुष्मान कार्ड भी बनवा सकते हैं। और अब हम चर्चा करते हैं कि ट्रीटमेंट के विषय में, कि इस कार्ड के बनने के बाद हम अपना ट्रीटमेंट कैसे लें। तो जो सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम इस कार्ड से ट्रीटमेंट कैसे लें। तो जी हाँ दोस्तों, ये कार्ड बनते ही आप जा करके इसका ट्रीटमेंट संबंधित चिकित्सालय से ले सकते हैं। और अगला प्रश्न, इज द बेनिफिट अवेलेबल फॉर द ऑल CAPF एम्प्लॉयज अक्रॉस द कंट्री। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि यह एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि अभी आसाम में इनॉग्रेट हुआ है और इसके बाद इसको चरणबद्ध तरीके से पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाएगा और पूरे भारतवर्ष में लागू होने के बाद ही आप सभी बल सदस्य इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अवेल द बेनिफिट्स अंडर दिस स्कीम। तो दोस्तों इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको आयुष्मान CAPF ID, आयुष्मान CAPF ई कार्ड, आधार कार्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड यानी फोटो आईडी की जरूरत पड़ेगी, जिसको वेरिफिकेशन के उपरांत आप इसका फायदा, आपके जो परिवार के सदस्य इसका लाभ ले सकते हैं। और अब अंतिम से पहले वाले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं, हाउ कैन गेट आई रजिस्टर्ड फॉर माई ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल। दोस्तों यदि मान लीजिए
आप अपने इकाई से, अपने जो है कर्तव्य स्थल से काफ़ी दूर हैं, तो आप अपने ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में कैसे रजिस्टर करवाएं? तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ कि द प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र एट द इम्पेरियल प्राइवेट हॉस्पिटल्स विल हेल्प यू with your queries related to the beneficiaries verification and hospitalization related transactions. The key responsibility of the PM are as follows: operating the beneficiary identification system BIS to the identify and verify the beneficiaries interned in the Ayushman CAPF, undertaking transmission management such as the submitting request for pre-authorization and claims, guiding the beneficiary about the overall benefits under the Ayushman CAPF and providing the information about the receiving prompt treatment at the EHCP. तो दोस्तों, यदि मान लीजिए आप अस्पताल में जाते हैं और आपका कार्ड नहीं बना है, तो वहाँ पर भी जा कर के आप वहाँ आरोग्य मित्र से मिल सकते हैं। वो आपको संबंधित जितनी भी आपकी समस्याओं का निदान करेगा। उसके बाद यदि आप वहाँ चिकित्सा करवाते हैं तो वहाँ पेमेंट संबंधी जितना भी प्री ऑथराइजेशन जो पहले लेना पड़ता है अस्पताल में इलाज करवाने के पहले, तो वो भी उन्हीं का काम है, वो आपको करवा के देंगे। और साथ ही आपकी जो हितों की रक्षा करना है, यदि मान लीजिए कोई समस्या आती है तो वो अस्पताल वालों से सीधा बात करके उसका निदान भी आपको प्राप्त कराएंगे। तो इसमें आपको काफ़ी सुविधा होने वाली है। तो इसका आप लाभ लेने के लिए अपनी संबंधित जानकारी, अपने जो भी दस्तावेज हैं उसको अपने इकाई कार्यालय में कर्तव्य स्थल पर जरूर जमा करें। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्हाट सर्विसेज आर कवर्ड अंडर द आयुष्मान CAPF स्कीम? तो दोस्तों, इस स्कीम के अंतर्गत आपकी जितनी भी OPD की, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट की जितने भी आपके जो सेवाएं हैं, उसके अलावा जो आपके जितने भी आप परीक्षण करवाएंगे या जो भी आपके परिवार संबंधी जो भी कार्य होगा जो कि CGHS गाइडलाइन के द्वारा जारी किया गया है, वो सभी इसमें कवर होंगे। आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर आई कैन अवेल द मेडिकल ट्रीटमेंट? द बेनिफिशियरी में अवेल द मेडिकल ट्रीटमेंट एट द CAPF और द गवर्नमेंट ऑन फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी भी CAPF और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप अगर इलाज करवाते हैं तो वो मुफ्त और आपका जो पुरानी गाइडलाइन जारी की गई है, पहले से प्रचलित है, उनके आधार पर किया जाएगा। तो हाउ कैन अवेल the medical treatment for the self-paid service at CAPF or the government on facilities, diagnostic, impellants, medical medicines. The beneficiary may submit a reimbursement request. तो दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले अपना जांच करवानी होगी, दवाई लेनी होगी। दवाई लेने के बाद जो संबंधित बिल होंगे वो आपको जा करके आयुष्मान CAPF की साइट में रिम्बर्समेंट के लिए सबमिट करना होगा और उसके वेरिफिकेशन होने के बाद ही वो आपका जो पैसा होगा वो UPI के थ्रू आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो कि पूर्णतः जो CGHS के रेट हैं उनके आधार पर ही दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर CGHS रेट 500 रुपये का है और आपने 700 का टेस्ट करवाया तो आपको 500 रुपये ही दिया जाएगा। तो अब अगले पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं, क्लेम्स रिलेटेड, जो कि आपकी प्रतिपूर्ति संबंधित है। तो उसमें जो अगला क्वेश्चन है वो है, इज द एनी लिमिट ऑफ द अवेलिंग ट्रीटमेंट अंडर दिस स्कीम? कि इसमें क्या आपको कोई सीमा भी रखी गई है कि आप इतना ही इलाज करा सकते हैं? तो देयर इज ए नो कैप ऑन द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन सर्विसेज फॉर CAPF बेनिफिशियरीज। द क्लेम रिम्बर्समेंट विल बी एज पर द CGHS गाइडलाइंस। तो दोस्तों, इसमें आपको इलाज के लिए कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी इलाज इसमें करवा सकते हैं और जो आप प्रतिपूर्ति के लिए राशि करेंगे, जो सबमिट करेंगे, वो आपको CGHS के द्वारा जो रेट डिफाइन किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको दिया जाएगा। और दोस्तों, अब इसमें बात कर लेते हैं इंटाइटलमेंट की। यदि मान लीजिए आप IPD में एडमिट होते हैं, भगवान ना करे ऐसी कोई स्थिति आए, लेकिन यदि मान लीजिए आप एडमिट होते हैं तो उस कंडीशन में आपको किस तरीके से वार्ड का प्रावधान रखा गया है? दोस्तों, इसमें 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला जनरल वार्ड, जिसके लिए ऐसे बल सदस्य जिनकी 7वें वेतन के आधार पर बेसिक पे 47,600 है, उन सभी को, वहां तक के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को जनरल वार्ड अलॉट किया गया है। इसके बाद 47,601 से लेके 63,100 तक जिनका बेसिक पे है उनको सेमी प्राइवेट वार्ड, और उसके बाद 63,101 और उससे ऊपर जितने भी सरकारी कर्मचारी CAPF के कर्मी हैं उनको प्राइवेट वार्ड की सुविधा के लिए इसमें रखा गया है। अब आगे बात करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जैसा मान लीजिए यदि आप
उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या दिल्ली में है और आप PMJY जो योजना चलाई गई उसके कवर में नहीं है, तो आप क्या वहाँ पर अपना इलाज करा सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। आप वहाँ पर किसी भी CAPF, CGHS के जो पैनल में हॉस्पिटल है, जब पब्लिक फैसिलिटी है और प्राइवेट हॉस्पिटल जो PMJAY और CGHS के द्वारा पैनल में लिए गए हैं, उनमें आप इलाज करवा सकते हैं, जो कि फर्स्ट फेज में अंतर्गत नहीं आते हैं। और वहाँ पर जो आप इलाज करवाएंगे उसमें आपको रिम्बर्समेंट की सुविधा दी गई है कि आप वहाँ इलाज कराने के बाद अपने बिलों को रिम्बर्समेंट के लिए, प्रतिपूर्ति के लिए जमा करेंगे तो आपको CGHS रेट के अनुसार पैसा पेमेंट किया जाएगा। अब अगला बात करते हैं, यदि मान लीजिए अगर आप इमरजेंसी में किसी भी अस्पताल में एडमिट होते हैं, जाते हैं, तो उसका रिम्बर्समेंट के लिए क्या प्रावधान है? दोस्तों, यदि इमरजेंसी में किसी आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ से आप इमरजेंसी सर्टिफिकेट ले लें और उसके बाद में जो CGHS का जो प्रोसीजर है, जो उसको रिम्बर्समेंट करने के लिए, उसके अनुसार आप कार्रवाई करके अपना बिल प्रस्तुत करेंगे तो आपको CGHS के रेट पर ही उसका रिम्बर्समेंट दिया जाएगा। तो अब आगे महत्वपूर्ण कि ISA क्या है और ISA का इस्तेमाल कैसे होगा। तो दोस्तों, ISA का जो मतलब है इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी, जो कि थर्ड पार्टी एजेंसी है, एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी कि TPA थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसका काम NHA के साथ एसोसिएट करना है और अस्पतालों के बीच तालमेल, NHA और अस्पतालों के बीच तालमेल को स्थापित करना है, जो कि किसी भी IPD और जो गंभीर बीमारी है उसके लिए त्वरित कार्रवाई, प्रतिपूर्ति और उसके एडवांस के लिए करें। और दोस्तों, यहाँ जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, यदि मान लीजिए आप अभी वर्तमान में आसाम के अलावा किसी अन्य राज्य में इलाज करवाने जाते हैं, तो आप वहाँ अगर आपको अस्पतालों की जानकारी नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाकर के भी सभी अस्पतालों की जानकारी ले सकते हैं और वहाँ जाकर के अपना और अपने संबंधित जो अपने परिवार के सदस्य हैं उनका इलाज करवा सकते हैं। और अब अंतिम में चर्चा करते हैं, यदि मान लो उपरोक्त जो प्रक्रिया मैंने आपको पीछे बताई है उसमें जाने के बाद आपका कोई अस्पताल इलाज कराने से मना करता है या फिर आप उसको कराने में सक्षम नहीं है या कोई कमी आती है, तो आप अपनी शिकायत को कैसे दर्ज करें, कहाँ दर्ज करें और किस प्रोसीजर के अनुसार उसको फॉलो करें। तो चलिए चर्चा करते हैं ग्रीवांस के बारे में। तो हम अपने ग्रीवांस को कैसे दर्ज करें, तो इसमें देखते हैं, यू कैन रेज ए ग्रीवांस बाय कॉलिंग ऑन टोल फ्री नंबर 14588। जी हाँ दोस्तों, ये आपका कॉल सेंटर का नंबर है जो कि 24/7 काम कर रहा है। इसमें आप कॉल करके भी अपनी समस्या को दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा आप GRMS मतलब ग्रीवांस रेडिसल मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपको लिंक दिया गया है https://cgrms.pmjay.gov.in पर जाकर भी आप अपना जो आपका आयुष्मान CPF कार्ड बनेगा उसको आधार पर जानकारी डाल करके लॉगिन करके वहाँ भी आप अपने ग्रीवांस को, वहाँ भी अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं और उसका फर्दर जो ट्रैक है उसको भी आप देख सकते हैं। इन विच केस कैन आई रेज ए ग्रीवांस। तो दोस्तों, अब किन किन केस में ग्रीवांस को दर्ज कर सकते हैं उसकी श्रेणी इस प्रकार है। यू मे रेज ए ग्रीवांस इन ए फॉलोइंग केसेस इफ यू नो PMAM एट द हॉस्पिटल। इसका मतलब है, यदि किसी अस्पताल में प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र अगर तैनात नहीं है तो उस कंडीशन में आप वहां पे ग्रीवांस को दर्ज कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम द PMAM इन द इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल। यदि मान लीजिए किसी भी प्राइवेट अस्पताल में प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र तैनात है और वो आपकी किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं कर रहा है तो आप उसकी शिकायत इस पोर्टल पे जाकर कर सकते हैं। इफ PMAM इज आस्किंग फॉर ए मनी। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें इलाज की पूरी प्रक्रिया कैशलेस और निःशुल्क है। तो अगर आपको PMAM कोई पैसे की डिमांड करता है, कोई अनधिकृत पैसा आपसे मांगता है, तो आप उसकी शिकायत भी इस साइट में जाकर के टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं। और अंतिम में देखते हैं, इफ द इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल इज रिफ्यूजिंग द ट्रीटमेंट ए बेनिफिशियरी। दोस्तों, जैसा कि मान लीजिए आपका या आपके किसी परिवार के सदस्य जो आपके ऊपर आश्रित है और जिसका आयुष्मान CPF कार्ड बना हुआ है, उसके इलाज से संबंधित यदि कोई प्राइवेट अस्पताल मना करता है तो आप उसकी कंप्लेंट भी इसमें जाके कर सकते हैं। इफ द इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल इज आस्किंग फॉर ए पेमेंट। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा पेमेंट का काम ISA और PMAM का है। तो
तो अगर उसके अलावा हॉस्पिटल आपसे कोई पेमेंट के लिए मांग करता है तो उस आधार पर भी आप उसकी कंप्लेंट इस पोर्टल में जा करके कर सकते हैं। और दोस्तों अंतिम में हम बात करते हैं, इसके अलावा यदि कोई अगर आपका इशू है तो उसकी जानकारी भी आप 14588 पर ले सकते हैं, या फिर दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में जा करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब अंतिम में अगर मान लीजिए आपको उक्त ग्रीवांस में दर्ज करने के बाद भी संतुष्टि ना हो या आपको संतोषजनक जवाब ना मिला हो, तो आप उसके लिए हमारे अगले दिए गए पते पर भी संपर्क कर सकते हैं, जिसका पता इस प्रकार है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी मतलब NHA, 9th फ्लोर, टावर 1, जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली। और उसका टेलीफोन नंबर तो मैंने आपको बता ही दिया है, 14588। और आप इसके अलावा साइट पर जाकर भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, तो ज़रूर मुझे आप इसकी जानकारी दें। अगर इस संदर्भ में आपका कोई स्पष्टीकरण, कोई सुझाव या कोई अन्य वीडियो के लिए कोई आप मुझे राय देना चाहते हैं तो ज़रूर आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कमेंट बॉक्स दिया गया है उसमें जा करके लिख सकते हैं। दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे हमारे चैनल पर बने रहें इस तरीके की जानकारी के लिए और आगे की गाइडलाइन के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेल्थ सेक्टर में आज से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, तमाम दिक्कतें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारा कोई भी नागरिक सही फैसले कर पाएगा। ये व्यवस्था उससे होने वाली है।